जय हिंद दोस्तों। हम आपके लिए लेके आए हैं सीआरपी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। तो चलिए अब आपको सीआरपीसी की धाराओं में ले चलते हैं और संतुष्टि के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। जय हिंद भाइयों, आज हम सब आपके सामने लेके आए सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आज क्या पढ़ाएंगे? सीआरपीसी की कुछ मुख्य धाराएं जो कि आरक्षी की परीक्षा, जो इंटरनल परीक्षा होती है आरक्षियों की, उसमें जो है यह महत्वपूर्ण धाराएं हैं और यही इन्हीं में से एग्जाम जो है बनता है। और बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाएंगे, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इंटरनल जाना नहीं है इंटरनल, क्योंकि ज़्यादा जाने में फ़ायदा भी नहीं है हमें। तो आज हम शुरुआत करते हैं सीआरपीसी। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं इसको? दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जो ये कानून जो पारित हुआ था वो 1973 में पड़ा था। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो ये पारित हुआ है कानून, पारित कब हुआ है? 1973 में। 1973 में। और लागू कब हुआ है? कब लागू हुआ है? ये लागू हुआ आपका 1 अप्रैल, कितना? 1 अप्रैल 1974 में। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिखना भूल गया हूँ, ये थोड़ा याद रखना, ये बहुत क्वेश्चन बन जाता है ये वाला। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1974 में। और पारित कब हुआ था? 1973 में। तो इसमें से अक्सर क्वेश्चन आया है कि यह सीआरपीसी कानून जो है लागू कब हुआ, तो क्या है? 1 अप्रैल 1974। ये याद रखने वाली चीज़ है। इस संहिता का निर्माण किसके आधार पर किया गया? तो 14वें विधि आयोग की संस्तुतियों के आधार पर। किसके आधार पर किया गया? इस संहिता का निर्माण किसके आधार पर किया गया? 14वें विधि आयोग के संस्तुतियों के आधार पर। यह पुरानी सीआरपीसी, सेकंड पॉइंट क्या है आपका? यह पुरानी सीआरपीसी 1898 की अपेक्षा छोटी है। जो पहली जो पुरानी सीआरपीसी थी वो कब बनी थी? 1898 में। कब बनी थी? 1898 में। अच्छा, ये डिफरेंस है पुरानी और नई सीआरपीसी के बीच का। कब का डिफरेंस है? पुरानी और नई सीआरपीसी के बीच का। तो याद करने वाली चीज़ क्या है? जो पुरानी सीआरपीसी थी वो 1898 में आई थी। पुरानी सीआरपीसी में अध्याय कितने थे? 46। और धाराएं कितनी थी? 565। अनुसूची कितनी थी? 5। जो कि फिलहाल में जो अब जो नई सीआरपीसी है, कौन सी सीआरपीसी चल रही है आपकी? 1974 वाली, याद रखना, 1974 वाली। अध्याय कौन से? अध्याय कितने इसमें? 37। धाराएं कितनी है? 484। अनुसूची कितनी है? 2। केवल 2 ही अनुसूचियाँ हैं उस समय कितनी थी? 5। तो आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सीआरपीसी का मुख्य उद्देश्य है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से और न्यायपालिका का पृथक्करण। जो कार्यपालिका है उसमें और न्यायपालिका में पृथक्करण कर दिया गया, यानी कि अलग अलग। सीआरपीसी हमें कहाँ चलती है? न्यायालय में। हमेशा याद रखना सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है। सीआरपीसी का इस्तेमाल कहाँ होगा? न्यायालय में। क्या होता है? न्यायालय में। और आईपीसी का इस्तेमाल कहाँ होता है? आईपीसी की इस्तेमाल करती है पुलिस। कहाँ करेंगे? पुलिस, यानी कि हम लोग करेंगे आईपीसी का इस्तेमाल। और न्यायालय में अगर कार्य चल रहा है, कोई भी कोर्ट में केस चल रहा है, तो कहाँ चलेगा? न्यायालय में। और आईपीसी पुलिस में। ठीक है, हमेशा याद रखना ये चीज़। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं मैं प्रथम अनुसूची के अंदर। प्रथम अनुसूची किसके लिए दी गई है आपकी? थोड़ा सा मैं जनरल बता देता हूँ, जबकि ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं। तो प्रथम अनुसूची क्या है? ऐसे अपराध जो आईपीसी या किसी अन्य विधि के अधीन 3 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय अपराधों को, या सिर्फ जुर्माने से दंडनीय अपराधों को, या तो वो 3 वर्ष से कम के दंड हो, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ जुर्माने से वो जमानत मिल जाए, अपराधों को जमानती अपराधों के रूप में बताया गया है। इसमें क्या होता है? प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? जो 3 वर्ष से कम के अपराध हैं, या जो सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है, और जिसमें क्या होता है? जमानती अपराध होते हैं। कितने होते हैं? जमानती अपराध जो है प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं। प्रथम अनुसूची हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धारा कहाँ शुरू होती है? धारा 28 से आपके एग्जाम में आना शुरू होता है। तो धारा 28 पढ़ते हैं। हाई कोर्ट विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है। क्या कह रही है धारा 28? हाई कोर्ट विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है। अच्छा, मैं आपको एक बार बता दूँ, ये चीज़ मुख्य बिंदु याद रखना, हमेशा याद रखना इनको। यह क्वेश्चन बन जाता है इसमें से कि सहायक सेशन न्यायालय कितने वर्ष का कारावास दे सकता है? कितने वर्ष का कारावास दे सकता है? 10 वर्ष का। सेशन न्यायालय आजीवन कैद दे सकता है और आपको सजा भी दे सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से एक बार सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी सुनवाई होगी। सहायक सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष का, सेशन न्यायाधीश आजीवन दे सकता है। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम 7 वर्ष तक का दे सकता है। कितना दे सकता है? 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है 3 वर्ष तक का दंड दे सकता है, यानी कि कारावास दे सकता है, और 10,000 रुपये से दंडित कर सकता है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक का कारावास दे सकता है और 5,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। क्या लगा सकता है? 5,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है, और 3 वर्ष तक का दंडित कर सकता है।
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष का है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 1 वर्ष का है। याद रखना। सहायक सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश CJM 7 वर्ष तक का दे सकता है। CJM 7 वर्ष तक का दे सकता है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने वर्ष तक का? 3 वर्ष तक का 10,000 रुपये का जुर्माना। और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो है 1 वर्ष तक का जो कारावास दे सकता है और 5,000 रुपये का जुर्माना दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आते धारा 36। ये इंपॉर्टेंट धाराएं सारी की सारी, मतलब ऊपर से एक बार रिवीजन करोगे। अगर आपने ये वीडियो 2 बार देख ली तो जाहिर सी बात है कि आपको ये याद हो जाएंगी। धारा 36 क्या कहती है? वरिष्ठ पुलिस अफसर अधिकारियों की शक्तियाँ। वरिष्ठ पुलिस अफसर व अधिकारियों की शक्तियाँ। इसमें क्या निहित है? इसमें शक्तियाँ निहित हैं। क्या है? शक्तियाँ निहित हैं। वरिष्ठ पुलिस अफसरों की शक्तियाँ। अब धारा 37 पढ़ते हैं। धारा 36 वरिष्ठ पुलिस अफसर की शक्तियाँ। मैच में हम क्या मारते हैं? 6 मारते हैं। 6 क्या है? सबसे बड़ा छक्का होता है। शक्तियाँ होती हैं। किससे मारते हैं? शक्ति से मारते हैं ना। तो धारा 37 क्या कहती है आपकी? जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। धारा 37 में क्या दिया गया? जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। तो इसमें नॉर्मल सी बात है, बस जनता सहायता करेगी पुलिस की, जाहिर सी बात है। जनता को बाध्य तो नहीं है, पर यह जनता सहायता करेगी पुलिस की। अगर पुलिस चाहे तो जनता से मदद ले सकती है और जनता को मदद करनी पड़ेगी। अगर वो मना भी कर देगा तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। धारा 38 क्या कहती है? पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निर्वाहन कर रहा हो। धारा 38 क्या कह रही है? पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निर्वाहन कर रहा हो। धारा 39 क्या कहती है? कुछ अपराधों की सूचना का जनता द्वारा दिया जाना। सूचना यानी कि इत्तला शब्द भी अक्सर आ जाता है, तो सूचना ही इत्तला है। इत्तला का हिंदी वर्जन सूचना है। धारा 39 क्या कहती है? कुछ अपराधों की इत्तला जनता द्वारा दिया जाना। इसमें क्या होगा? तुरंत जो है मजिस्ट्रेट या पुलिस को देगा। जो भी जनता है वो सूचना किसको देगा? तुरंत मजिस्ट्रेट को दे सकता है या पुलिस को भी दे सकता है। चोरी की हो, लूट की, डकैती, अपहरण, फिरौती, ये आदि इसके उदाहरण हैं। कोई भी खबर हो, कोई भी सूचना देनी हो, वो तुरंत दे सकता है। धारा 40 इसको याद रखना, ये एग्जाम में आई भी है। ग्राम के मामलों से संबंध के नियोजन अधिकारी का कर्तव्य रिपोर्ट करने का अधिकार। यानी कि जो ग्राम के जो लड़ाई दंगे जो भी मामले होते हैं, उनसे नियोजित अधिकारी जो होता है, ग्राम नियोजित अधिकारी होता है जो कि चुना जाता है पुलिस द्वारा ही, का कर्तव्य रिपोर्ट करने का अधिकार, वो रिपोर्ट देगा पुलिस को। धारा 41 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। अच्छा, इसको याद रखना, पुलिस यह अक्सर हमारे काम की है। धारा 41 यानी कि पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है व्यक्ति को। धारा 41 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है या करने की आशंका रखता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह कोई अपराध कर सकता है, कोई संज्ञेय अपराध कर सकता है, तो क्या है, उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। या तुम्हें आशंका है कि ये कोई कार्य करने वाला है तो भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। धारा 41 की बी, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। गिरफ्तारी के समय क्या कर्तव्य रहेंगे? तो 41B में क्या गया है? गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी के कर्तव्य। क्या है? प्रक्रिया और कर्तव्य। देखो, धारा 41 में है पुलिस के वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, और धारा 41 की बी में है गिरफ्तार करते वक्त क्या कर्तव्य है और क्या प्रक्रिया रहेगी। तो आपको पता होगा क्या प्रक्रिया रहती है गिरफ्तारी के वक्त। हम उसको उसके अधिकारों के बारे में बताएंगे कि उसके क्या अधिकार हैं, ये हमारे कर्तव्य बनते हैं। और 41C में जिले में नियंत्रण कक्ष होगा, प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष होगा। 41D क्या कहती है? गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को पसंद के अधिवक्ता से बात एवं बोलने का अधिकार। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इस स्टार लगा लेना। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को पसंद के अधिवक्ता से बात एवं बोलने का अधिकार, यानी कि जो कैदी है उसको अपने वकील से बात एवं बोलने का अधिकार है, उससे मिलने का अधिकार है। लेकिन ये तभी तक कार्य है जब तक उसकी पूछताछ न चल रही हो। पूछताछ के समय में वह अधिवक्ता से बात नहीं कर सकता। पूछताछ के समय में वो अधिवक्ता से बात नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। धारा 42, नाम पता गलत बताने पर। धारा 42 भी आपके लिए बहुत ही उपयोगजनक है। नाम व पता गलत बताने पर या बताने से इनकार करने पर उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। क्या? धारा 42 क्या कहती है? नाम व पता गलत बताने पर उसको हम गिरफ्तार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। धारा 40 क्या कहती है? गिरफ्तारी कैसे की जाए। इसको भी स्टार लगा लो। धारा 40 क्या कहती है? गिरफ्तारी कैसे की जाए। कहकर, छूकर, पकड़कर। इतना ही याद काफ़ी है, कहकर, छूकर, पकड़कर, ज़्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है। धारा 40 गिरफ्तारी कैसे की जाए, कहकर, छूकर, पकड़कर। या फिर ऐसा कह सकते हैं, जितना बल
प्रयोग उचित हो, उससे अधिक नहीं। अधिक प्रयोग, अगर वो थोड़ा ही नॉर्मली बल प्रयोग से ही चल रहा है तो उसको मारने पीटने की आवश्यकता नहीं है। जितना उचित हो उतना ही बल प्रयोग करेंगे। तो धारा 46 क्या कहती है? गिरफ्तारी कहकर, छूकर और पकड़कर की जाए। कैसे की जाएगी? कहकर, छूकर, पकड़कर। धारा 40 गिरफ्तारी किसमें है? गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? कहकर, छूकर, पकड़कर। और बिना वारंट की गिरफ्तारी 41 में है। कितने में? धारा 41 में। अब आ जाते हैं डायरेक्ट धारा 50 के। धारा 50 का कब? गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति का नामित व्यक्ति को गिरफ्तारी करने की सूचना उसे व उसके संबंधी आदि को देने का दायित्व। उसको हम क्या करेंगे? गिरफ्तार करने से पहले जो है उसको हम सूचना देंगे। किसको? उसके संबंधी को भी दे सकते हैं, उसके घर वाले को भी दे सकते हैं, उसके घर में कोई वयस्क पुरुष है उसको देंगे, या उसके दोस्त को देंगे कि हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या है सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है धारा 50 के काम है, गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति जो है, जो उसे गिरफ्तार कर रहा है, नामित व्यक्ति यानी कि जिसको गिरफ्तार कर रहा है उसके संबंधियों को सूचना देगा और उसको अधिकारों से अवगत कराएगा। उसको उसके अधिकारों से अवगत कराएगा। उसके अधिकार, अपने वकील से बात कर सकता है वह, निम्न ऐसे ही उसको अधिकारों के बारे में अवगत कराएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। धारा 57, गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। धारा 57, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना। इसमें क्या है? जो हम जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको हमें 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अच्छा, इसमें जो समय है ना, वह मजिस्ट्रेट के पास ले जाने आने का जो समय है वो नहीं जुड़ेगा। इसमें क्या नहीं जुड़ेगा? जो मजिस्ट्रेट के सामने पास में जो ले गए हैं वह समय और उसके पास आए वह समय नहीं जुड़ेगा। ले जाने का समय नहीं जुड़ेगा। जितने दिन वह थाने में रहा है केवल वही समय जुड़ेगा। किसमें? थाने में जितने दिन रहा है उतने ही समय जुड़ेगा, जितने घंटे रहा है। अब बढ़ते हैं धारा 61। कौन सी धारा? धारा 61। धारा 61 में समन का प्रारूप कैसा होगा? लिखित रूप में होगा, 2 प्रतियाँ होंगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। लिखित रूप में होगा, 2 प्रतियाँ होंगी। समन की कितनी प्रतियाँ होंगी? 2 प्रतियाँ होंगी। न्यायालय पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और वे मुद्रा भी लगी होगी, यानी मोहर भी लगी होगी। अब बढ़ते हैं आगे। धारा 62, समन की तामील कैसे की जाएगी? क्या की जाएगी? समन की तामील कैसे की जाएगी? धारा 62 में बताया गया हमें समन की तामील कैसे की जाएगी। किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, किसी लोक सेवक द्वारा की जाएगी, एक कॉपी दी जाएगी। एक कॉपी किसको दी जाएगी? जो अभियुक्त है उसको एक कॉपी दी जाएगी। क्या है धारा 62 में? समन की तामील कैसे की जाएगी? किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, किसी लोक सेवक द्वारा की जाएगी, एक कॉपी अभियुक्त को दी जाएगी। इसको जो देसी भाषा में जो कहते हैं क्या कहते हैं? बजात खास तामील। बजात खास तामील। उसके घर पर जाके उसकी तामील करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। धारा 63। धारा 63, निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। जो निकाय और सोसाइटियाँ होते हैं उनके ऊपर समन की तामील कैसे की जाएगी? तो कैसे की जाएगी? उसके सचिव या प्रबंधक का अन्य प्रधान से मोहर लगवाई जाएगी, उसके द्वारा की जाएगी, अधिकारी के तौर पर ही की जाएगी। मतलब जो जैसे कंपनियाँ हैं, कोई भी फैक्ट्री वगैरह है, उसके जो सचिव होगा उसका, या कोई उसका प्रधान होगा या उसका प्रबंधक होगा, उससे ही करवाई जाएगी। न्यायालय को लौटा दी और उससे दस्तखत करवा के प्रति जो है समन की न्यायालय को वापस कर दी जाएगी। तो धारा 63 में क्या है? निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील, जैसे फैक्ट्री वगैरह है, सोसाइटियाँ, कोई सोसाइटी है तो उसके जो प्रबंधक है या जो सचिव है उसके द्वारा करवाई जाएगी। धारा 64। धारा 64 क्या कहती है? जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील कैसे की जाएगी? जब समन किया गया व्यक्ति न मिले तब तामील कैसे की जाएगी? घर पर गए और वह व्यक्ति मिला नहीं तो अब तामील कैसे होगी? तो कैसे होगी? परिवार के वयस्क सदस्य द्वारा। किसके द्वारा होगी? परिवार के वयस्क सदस्य द्वारा। एक कॉपी, उसको एक कॉपी भी दे देंगे वहाँ पर। तो क्योंकि समन की कितनी कॉपी होती हैं? 2 कॉपी होती हैं, हमेशा याद रखना। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, तो एक कॉपी हम उसको दे देंगे, एक कॉपी हम न्यायालय में जमा हो जाएगी। धारा 64, जब समन किए गए व्यक्ति घर पर ना मिले तो कैसे करवाएंगे भैया? वो धारा 64 के अंदर आता है। क्या आता है? परिवार के वयस्क व्यक्ति द्वारा करवाएंगे। तो इसको बोलते हैं किस्म 2 की तामील। किस्म 2, यानी कि जब व्यक्ति घर पर ना मिले तो उसके वयस्क सदस्य द्वारा इसकी तामील करवाई जाएगी। अब बढ़ते हैं धारा 65, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके। जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके। पूर्व उपबंधित यानी कि न धारा 64 प्रकार से की गई, न कोई वयस्क मिला हमें, न धारा 63 के हिसाब से की गई, न धारा 62 के हिसाब से की गई। कोई भी लोक सेवक द्वारा, या मतलब वहाँ गया और वो वहाँ कोई भी ना मिले, यानी कि 64 और 63 के हिसाब से न की गई हो, पूर्व उपबंधित तामील न की जा सके, तो क्या करेंगे भाई? उसी घर पर तो क्या करेंगे? उसके निवास स्थान पर उसको कोई नहीं मिला तो उसके निवास स्थान पर क्या कर देंगे? चस्पा कर देंगे। एक
समन की तामील उसके गेट पर चिपका देंगे। अच्छा, धारा 66 क्या कहती है? सरकारी सेवक पर तामील, यानी कि सरकारी सेवक यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो उस पर तामील कैसे की जाएगी? तो वो 2 कॉपियाँ होंगी, 2 तो पहले से भी होती हैं, अभी भी 2 होंगी। 2 कॉपी उसके कार्यालय के प्रधान को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? उसके कार्यालय को प्रधान पर भेजेंगे। क्या भेजेंगे? मैसेज भेजेंगे, उसके कार्यालय के प्रधान पर भेजेंगे। सरकारी सेवक पर तामील कैसे होगी भैया? धारा 66 यानी कि 66 भाई, एक तो सरकारी सेवक है, ऊपर से बहन कुछ कांड कर आया, ऊपर से उस पर तामील आ गई है, तो तामील उसकी कैसे करवाएंगे भाई? धारा 66 के अधीन उसके कार्यालय के प्रधान को भेजेंगे। यानी आगे बढ़ते हैं धारा 67। धारा 67 क्या कहती है? स्थानीय सीमाओं से, क्या कहती है? स्थानीय सीमाओं से बाहर समन की तामील। अगर कोई बाहर रह रहा है, जैसे कहीं इस राज्य से दूसरे राज्य में चला गया है या, तो तामील कैसे की जाएगी? तो धारा कब की जाएगी? किस धारा के तहत की जाएगी? 67 के तहत। कितनी धारा के तहत? 67 के तहत। 7 हो गया भैया वो तो बाहर तामील कब होगी? 67 के तहत। अब आते हैं धारा 68। ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी हाजिर न हो, ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी हाजिर न हो तब तामील का सबूत। तो अब आते हैं धारा 69 पर। धारा 69 क्या कहती है भैया? धारा 69 तो आप भी समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। तो कैसे की जाएगी भैया? डाक भेज दी जाएगी उसके, और अगर डाकिया वहाँ जाएगा और अगर वहाँ कोई नहीं मिलता है तो डाकिया चस्पा कर देगा। डाकिया वहाँ जाएगा और वहाँ कोई मिलता है तो क्या करेगा? वहाँ पर सीधा सीधा उससे दस्तखत करवा देगा। अगर वो दस्तखत करने से मना करता है तो डाकिया क्या करेगा? उस पर लिख देगा कि उस व्यक्ति ने दस्तखत करने से मना किया और समन को तामील नहीं होने दी पूरी। तो क्या है, अगर डाकिया यह लिख दे कि उसके द्वारा समन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए और वह मना कर रहा था, उसके द्वारा समन नहीं लिए गए, तो भी तामील जो है क्या है? पूरी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? पूरी मानी जाएगी। याद रखें 69 में क्या है? 69 में क्या है? डाक द्वारा, साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। धारा 70 को पढ़ते हैं। अब क्या है? धारा 70। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। वारंट क्या शुरू हो जाते हैं? वारंट। धारा 70 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। धारा 70। तो भैया प्रारूप क्या होगा और अवधि क्या रहेगी? जो वारंट, जैसे गिरफ्तारी के जो वारंट होते हैं, समन निकल गए भैया, वो फिर भी नहीं आ रहा, अब क्या उसके वारंट जारी हो जाएंगे। क्या? न्यायालय से वारंट जारी हो जाएंगे। वारंट जारी हो जाएंगे भैया, लिखित रूप में होंगे, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे और न्यायालय की मोहर भी लगी होगी। क्या है? मोहर भी लगी होगी। अच्छा, ये वारंट कब तक, अवधि क्या रहेगी वारंट की? प्रारूप तो ये होगा, लिखित रूप में होगा, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, न्यायालय की मोहर भी लगी होगी इस पर। अच्छा, अवधि क्या रहेगी इसकी? यह भी सवाल पूछा गया, जब तक न्यायालय द्वारा रद्द न की जा सके। या तो जब तक न्यायालय रद्द, उसको नहीं मिल रहा है फिर भी तो न्यायालय रद्द करेगा, और अगर मिल गया है तो वह रद्द हो जाएगी पकड़ने के बाद में। साक्ष्य मिल गया है तो रद्द होगी, या फिर न्यायालय रद्द करेगा जब रद्द मानी जाएगी। प्रारूप पढ़ लिया। अवधि जब तक न्यायालय रद्द न कर दे, जब तक वह वारंट अवधि मानी जाएगी। धारा 71 पढ़ते हैं। धारा 70 में वारंट की अवधि और प्रारूप। धारा 71 आते हैं। जमानत। प्रतिभूति का मतलब क्या है? जमानत। प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। धारा 71 प्रतिभूति जमानत लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। तो भैया जमानत कैसे होगी? तो न्यायालय वारंट पर प्रतिभूओं की संख्या, प्रतिभू। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रतिभूति, प्रतिभू, मुचलका, जमानती, ये शब्द ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और जिनका हिंदी प्रतिभूति यानी कि जमानत और प्रतिभू यानी कि जमानती। प्रतिभू, ये देखो प्रतिभू यहाँ आ गया, ये जमानती है, ये जमानती है, और प्रतिभूति यानी जमानत। और जमानत क्या हो? जो दूसरा साथी हमारी जमानत करवा के लेके आता है, वो दूसरा व्यक्ति ही जमानत करवा के लेके आता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? जमानत। प्रतिभूति। और प्रतिभू जमानती। और मुचलका पाबंद होता है, मुचलका भरवाया जाता है, जो जमानती आते हैं उनके द्वारा, प्रतिभूओं द्वारा मुचलका भरवाया जाता है, उसको बंद पत्र भी कहते हैं। मुचलका भरवा लिया जाता है कि तुम्हें 1 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा अगर तुम ये बंदा अगर कहीं और भाग गया। तो जमानत क्या है? शर्तों सहित, सशर्त उसको छोड़ा जाता है। कितना भी दंड हो सकता है, इसमें कितने भी रुपये भरवाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपये हो, वो दंड के आधार रहता है। तो क्या है? प्रतिभूओं की संख्या, कितनी संख्या है उसकी रकम, उसमें रकम लिखी जाएगी। प्रतिभूओं यानी कि जमानतियों की संख्या लिखी जाएगी, कितने जमानती हैं, और रकम लिखी जाएगी। कम से कम 2 जमानती तो होने चाहिए, या 1 भी हो, या उसके साथ में कोई भी ज़मीन के कागज कुछ भी लगते हैं जब जमानत मिलती है। प्रतिभूओं की संख्या, रकम, कितनी रकम पर छोड़ा जा रहा है, सशर्त कि अगर वह व्यक्ति नहीं आता है तो कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे, इनको जमानतियों को, प्रतिभूओं को कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे। और समय, जब न्यायालय के समक्ष हाजिर होना हो। क्या सशर्त छोड़ा जाएगा भैया? शर्तें रहेंगी कि तुम्हें न्यायालय के समक्ष इस तारीख को हाजिर होना पड़ेगा, इस समय हाजिर होना पड़ेगा, महीने में इतने बार आना पड़ेगा, और अपने राज्य से या जिले से बाहर नहीं जा सकते हो आप, या फिर पता चले ये भी हो जाता है अपने इलाके से बाहर नहीं जा सकते हो और आपको प्रतिदिन यहाँ आना पड़ेगा। तो प्रतिभूति
समझ गए आप क्या है जमानत। प्रतिभूति माने जमानत, प्रतिभू माने जमानती, यानी कि जो जमानती हमारे साथ में जो दो बंदे आए हम मेरी जैसे जमानत करवाएंगे तो क्या है वो जमानती कहलाएंगे। मुचल का पाबंद करेंगे, वो क्या है मुचल का पाबंद करेंगे, एक फॉर्म भरेंगे उसमें मुचल का पाबंद होगा, उसमें क्या लिखी जाएगी प्रतिभूति की संख्या, रकम लिखी जाएगी कि हम 1 लाख रुपये से दंडित किए हैं अगर हम इस व्यक्ति को हाजिर नहीं करते हैं समय पर तो, और समय क्या है समय की हाजिरी होना हो। जमानत जो दूसरा साथी जमानत करवाता है। बढ़ते हैं धारा 82 फरार व्यक्ति की उद्घोषणा। धारा 82 अब यहाँ से क्या आ जाता है भैया, क्या आ जाता है फरार व्यक्ति की उद्घोषणा। फरार व्यक्ति की उद्घोषणा न्यायालय उसे वंचित भगोड़ा घोषित कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति भाग गया है उसके संबंध जारी हो गए, वारंट भी जारी हो गए, अब वारंट पर पुलिस ढूंढ रही है और वह नहीं मिल रहा है तो क्या आ जाएंगे धारा 82 पर। कहाँ आ जाएंगे धारा 82 पे फरार व्यक्ति के उद्घोषणा। तो क्या 30 दिन के अंदर हाजिर हो, उसकी जो जैसे ही उसकी उद्घोषणा कर दी जाए कि वह फरार हो गया है उसको ढूंढा जाए, उस पर इनाम भी रख दिया जाता है। तो क्या 30 दिन के अंदर हाजिर होना होगा उसको, न्यायालय उसे वंचित भगोड़ा भी घोषित कर सकती है। अगर वह नहीं आता है तो उसे भगोड़ा भी घोषित कर सकती है, उस पर इनाम रख देगी। तो क्या फरार व्यक्ति की उद्घोषणा किसमें है 82 में। अच्छा क्या धारा 83 आया था, 83 में क्या कुर्की, क्या कुर्की फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। अच्छा इसमें संपत्ति कैसी होगी, संपत्ति चल भी हो सकती है और अचल भी हो सकती है। क्या कैसी हो सकती है, चल भी हो सकती है अचल भी हो सकती है। धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। अब आते हैं धारा 100। धारा 100 क्या कहती है, धारा 100 याद रखना। अच्छा ये दोनों धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 100 बंद स्थान के प्रबंधक भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे, यानी कि पुलिस कहीं जाती है तलाशी लेने जाती है, कोई भी घर है, घर की तलाशी लेने के लिए तो पहले मतलब ये आदेश लेना होता है, मजिस्ट्रेट का आदेश लेना होगा, या किसी भी संपत्ति की या नक्शा पास उसका नक्शा होना चाहिए हमारे पास में, तो उसकी तलाशी ले सकते हैं। फिर भी अगर हमें संज्ञेय अपराध हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो बंद स्थान के प्रबंधक भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। धारा हम तलाशी किस धारा के अधीन ले सकता है, कोई भी पुलिस अधिकारी किस धारा के अधीन तलाशी ले सकता है, धारा 100 के अधीन। धारा 47 का 2 के द्वारा खिड़की दरवाजे तोड़कर तलाशी ली जा सकती है। अगर वह ताला नहीं खोल रहा है तो क्या है धारा 47(2) हमें यह अधिकार देती है कि हम दरवाज़ा तोड़कर या खिड़की तोड़कर उस घर में प्रवेश कर जाएं और तलाशी लें। अच्छा उस स्थान का प्रबंधक या भार साधक है तलाशी लेने देगा। तलाशी लेने का अधिकार कहाँ है भैया, धारा 100 में। खिड़की दरवाजे तोड़कर तलाशी लेने का अधिकार 47 के 2 के हेल्प से हम धारा 100 के दिन तलाशी ले सकते हैं। अब आते हैं धारा 102। धारा 102 धारा 100 और 102 दोनों समान से हैं। कुछ संपत्ति को अधिकृत करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ, यानी कि जब हमने तलाशी ली तो उसमें हमें कोई अवैध वस्तु मिली है, ड्रग्स मिलता है, कोई भी कुछ भी चीज़ें मिलती हैं अवैध वस्तु, तो उसको क्या हम जब्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम उसको जब्त कर सकते हैं, उस अधिकारी की जब्त कर सकते हैं। कुछ संपत्ति को अभिकृत करने की पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ, अभिकृत यानी कि जब्त कर सकते हैं। धारा 106 दोष सिद्धि पर प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। क्या है दोष सिद्धि पर परेशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, दोष सिद्धि पर परेशांति कायम रखने के लिए जमानत। तो किस प्रकार मिलेगी भैया, बंद पत्र। क्या कहते हैं बंद पत्र, उसको क्या कहते हैं बंद पत्र भरवाया जाएगा, मुचल का पाबंद किया जाएगा, कितने 1 लाख रुपये से दंडित किया जाएगा अगर तुमने लड़ाई झगड़ा किया तो। अब आते हैं धारा 106। 106 तो हो गई हमारी। 107 अन्य दशाओं में प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। क्या है अन्य दशाओं में प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। प्रतिभूति फिर आ गया ये आपका, ये देखिए जमानत। प्रतिभूति माने जमानत, परेशांति यानी कि शांति कायम रखने के लिए। कोई भी दशा है, जैसे कोई 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं गांव में, आपको लगता है कि ये लोग लड़ सकते हैं तो उसके प्रति पहले से ही आप अपने क्या करेंगे आरक्षी बुक में बीट बुक में दर्ज कर लेंगे कि इन दोनों व्यक्तियों की लड़ने की आशंका है या शांति भंग कर सकते हैं। तो क्या उनको क्या मुचल का भरवा लिया जाएगा उन पर भी कि भैया आगे अगर तुम लड़े तो 1 लाख रुपये से दंडित किया जाएगा तुम दोनों को, कितने से आगे अगर तुम लड़ते हो तो 1 लाख रुपये से दंडित किया जाएगा। तो क्या क्या पॉइंट है इसमें, शांति भंग की आशंका हो, अगर तुम्हें मैंने आपको बताया कि शांति भंग की आशंका होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है, सूचना मिलेगी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या है तुरंत एक्शन लेगा इस पर। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि भैया इनकी शांति भंग होने की आशंका है तो क्या मुचल का पाबंद करवा देगा, उन दोनों को पकड़ के ले जाएगा और फिर छोड़ देगा मुचल का पाबंद करवा के। अन्य दशाओं में क्या कहती है धारा 7, अन्य दशाओं में परेशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। धारा 6 क्या कहती है, दोनों क्या है सेम है, दोष सिद्धि पर प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, यानी कि दोष सिद्धि पर, और ये क्या है अन्य दशाओं में प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। धारा 108, धारा 108 याद कर लो, ये तो अलग ही इंपॉर्टेंट है अपने में। राष्ट्रद्रोहात्मक बात फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। जो भी राष्ट्रद्रोहात्मक बातें करता है, यानी कि जहाँ दंगा बढ़ सकता है या कुछ भी, राष्ट्रद्रोहात्मक बातों से क्या है लड़ाई झगड़े बढ़ने के आशंका चांस ज़्यादा रहते हैं। देश के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ भी गलत बोलना या अपने देश की खुफिया जानकारी किसी को राष्ट्रद्रोहात्मक बात फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। 108 में क्या है राष्ट्रद्रोहात्मक बात फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। मुचल का भरवाले का भैया आशंका है, ये ऐसा कर सकता है यहाँ पर देश के प्रति, जिससे कि अराजकता फैल जाएगी, जिससे क्या दंगा भड़क सकता है। तो क्या उससे प्रतिभूति, यानी कि उससे मुचल का भरवा लेंगे, उससे भी क्या करवा लेंगे मुचल का भरवा लेंगे, भर भैया मुचल का भर दिया। अगर वो आगे थोड़ा सा भी करता है तो उससे तुरंत जेल में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुचल का पाबंद
करवाया जाएगा उससे। धारा 109, धारा 109 क्या कहती है? संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। क्या कहती है? क्या कहती है? संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं, जिनकी आशंकाएं होती हैं कि ये संदिग्ध है, यहाँ इलाके में नया आया है, उससे सदाचार के लिए प्रतिभूति मुचलका पाबंद करवा लिया जाता है। 110, धारा 110, धारा 110 जी, इसको हमेशा याद रखना। धारा 110 जी क्या कहते हैं? धारा 110 जी गुंडा एक्ट क्या है? अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। यानी कि तुम्हें लगता है कि ये अभ्यासित व्यक्ति हैं, क्या है? अभ्यासित व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे? सदाचार के लिए प्रतिभूति। इनसे ये नॉर्मल व्यवहार करें, यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें, उसके लिए क्या है? मुचलका पाबंद इनसे भरवा लिया जाएगा, बंदोबस्त भरवा लिया जाएगा। हैबिचुअल ऑफेंडर्स क्या है? हैबिचुअल ऑफेंडर्स 110 में क्या है? गुंडे होते हैं जो अभ्यासिक अपराधी होते हैं। 110 में हैबिचुअल ऑफेंडर्स से प्रतिभूति, उनसे भी जमानत, यानी कि उनकी जमानत इस तरह। धारा 116, धारा 116 क्या कहती है? धारा 116 कहती है सूचना की, धारा 116 क्या कहती है? सूचना की सच्चाई के बारे में जांच, इत्तला। सूचना यानी इत्तला। तो ये जांच कौन करेगा भैया? एसडीएम को राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन के बारे में जांच करवा सकता है, यानी कि वह जो उसके पास जो खबर आई है वह खबर की जांच करवा सकता है। तो सूचना की सच्चाई के बारे में जांच की वह झूठी है या सच है। 116 में क्या है? 716 की कार्रवाई के तहत 716 की कार्रवाई होती है भैया, उससे पर शांति कायम करवा ली जाती है, मुचलका पाबंद करवा लिया जाता है, और शांति भंग होने की आशंका हो तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट तुरंत संज्ञान में लेता है। कोई भी सूचना मिलती है ऐसी, और उस सूचना की सच्चाई के बारे में जांच कर सकता है 116 के तहत में। इन्फॉर्मेशन है एसडीएम को। धारा 129, धारा 129, 30 और 31 ये तीनों ही समान है। क्या है? सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना। धारा 29 क्या कहती है? सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना। अच्छा, जमाव क्या हो गई है? तितर-बितर करना। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शांति भंग कर रहे हो, क्या है? 5 या 5 से अधिक, मैं लिख दिया है इसीलिए, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शांति भंग कर रहे हो तो क्या है? सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना। तो इसके आदेश जो है कौन देगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है, या बाढ़ साधक यानी कि थाना इंचार्ज होता है, बाहर अधिकारी, बाढ़ साधक अधिकारी क्या है? तुरंत आदेश देगा और जमाव के लिए तितर-बितर करने के लिए सिविल बल का प्रयोग कर सकता है। अब आते हैं धारा 130, धारा 129 हो गई सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना। सिविल बल के प्रयोग द्वारा, धारा 29 में क्या है? जमाव को तितर-बितर करना। जमाव को तितर-बितर करना क्या है? जमाव को तितर-बितर करना। क्या है? जमाव को तितर-बितर करना। कौन आदेश करेगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है, बाढ़ साधक अधिकारी करता है, बाढ़ साधक अधिकारी कर सकता है, या कोई इंस्पेक्टर भी कर सकता है। धारा 130 क्या है? धारा 130 जमाव को बिखेरने के लिए, यानी कि जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। क्या है? सशस्त्र बल का प्रयोग। इसमें क्या करेंगे हम? सशस्त्र बल का प्रयोग करेंगे। भैया सिविल बल पर नहीं हो रहा है, क्या करेंगे हम? 130 में जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करेंगे। अब भैया सशस्त्र बल प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसमें शक्तियाँ क्या है? सशस्त्र बल भी भाई डायरेक्ट गोली तो मार नहीं सकती। धारा 31 अब क्या आ जाती है? धारा 31। धारा 31 में क्या? जमाव को बिखेरने के लिए सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्तियाँ। क्या है? सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्तियाँ, सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्तियाँ। धारा 131। अच्छा, धारा 129 में क्या था? सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना। धारा 130 में क्या है? सशस्त्र बल के प्रयोग से जमाव को तितर-बितर करना। धारा 131 में क्या भैया? सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्तियाँ। क्या है? धारा 131 में शक्तियाँ। अब आते हैं धारा 144। क्या है? धारा 144 न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति। न्यूसेंस क्या है भैया? न्यूसेंस का अर्थ है आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। यानी कि तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी खतरा पैदा हो सकता है, तो क्या है? अर्जेंट, तुरंत कोई भी खतरा पैदा होगा, अर्जेंट यानी तुरंत ही आदेश पारित कर सकते हैं। डीएम साहब, एसडीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है तुरंत आदेश पारित कर सकते हैं। आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। 145 इसको याद रखना हमेशा। 145 क्या कहती है? 4-5 भूमि एवं जल। क्या है? भूमि एवं जल यानी क्या है? जल थल। क्या है? जल और थल, यानी कि 4 और 5 जल और थल। 4 और 5 एक साथ, जल थल एक साथ। भूमि एवं जल से संबंधित विवादों से उत्पन्न शक्ति भंग करने के खतरे का निवारण। क्या है? भूमि एवं जल से संबंधित विवादों से उत्पन्न शांति भंग के खतरे का निवारण। यानी 145 में क्या है? जहाँ पर भी जल एवं भूमि से जुड़े हुए विवाद हों, यानी कि जहाँ पर भी जल और भूमि से संबंधित जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं उनको उससे रिलेटेड है। क्या याद रखोगे? जल एवं भूमि से रिलेटेड जो लड़ाइयाँ होती हैं वो किसमें होती हैं? 145 में। 145 में जल एवं भूमि से संबंधित विवाद है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हो, ठीक है। तो धारा 144 आपको क्लियर हो गई। न्यूसेंस आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की, यानी कि आपातकाल की दशाओं में क्या करेगा, आदेश पारित कर सकता है। आदेश जो पारित जो होता है वो अवधि क्या होती है, या तो 2 माह तक की कितनी है, पहली बार में 2 माह तक प्रभावित रहती है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, 6 माह तक बढ़ा सकती है राज्य सरकार, और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और जो आदेश होता है उसको विखंडित कौन करेगा, उसको विखंडित कर सकता है राज्य सरकार, विखंडित करेगी। क्या करेगी, राज्य सरकार विखंडित कर सकती है, या फिर कोई भी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट भी विखंडित कर सकता है। जैसे कार्यपालिका मजिस्ट्रेट ने इसको लागू किया है तो वह विखंडित भी कर सकता है। कोई भी पुलिस को सूचना देता है कि यहाँ लड़ाई हो गई भूमि के पीछे, तो तुरंत उस पर 145 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई कौन करेगा इसमें, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कौन करता है कार्रवाई कौन करेगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्या धारा 49 क्या कहती है, धारा 49 क्या है, धारा 49 पुलिस का संज्ञेय अपराध का निवारण। क्या है, संज्ञेय अपराध, याद रखना, संज्ञेय अपराध का निवारण, पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध का निवारण। धारा 150 में क्या है, संज्ञेय अपराधों को किए जाने की परिकल्पना की इत्तला, यानी कि तुम्हें लग रहा है कि वहाँ कोई घटना हो सकती है, कोई संज्ञेय अपराध किया जा सकता है, तो उसकी सूचना। क्या, परिकल्पना यानी कि सूचना, संज्ञेय अपराधों को किए जाने की संभावना की इत्तला, संज्ञेय अपराधों को किए जाने की परिकल्पना की इत्तला या सूचना। क्या उसको कोई भी पुलिस अधिकारी को कोई भी सूचना मिलती है तो वह अपने उच्च अधिकारी को सूचना देगा जिसके भी अधीनस्थ है, और तुरंत उसका निवारण करे। क्या करिए, संज्ञेय अपराध का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। तुम्हें पता लगती है कि वहाँ कोई संज्ञेय अपराध हो सकता है, उसकी परिकल्पना करते हो, तो उसको रोकने के लिए क्या करोगे, उसकी गिरफ्तारी कर लोगे। यहाँ में क्या मिलता है, गिरफ्तारी का अधिकार मिलता है। तो क्या 24 आवर से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कितना 24 आवर से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है। उसको क्या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब आती है धारा 154। इस धारा को प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, FIR। यह अलग से है, ये कोर्स में नहीं है। धारा 154, इस धारा को प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR, रब्ते इब्तदाई, क्या कहते हैं, रब्ते इब्तदाई। इस धारा को FIR किसमें, 154 में। यार धारा 161, धारा 161 क्या कहती है, पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। क्या कहती है, पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। खत्म। क्या, पृथक लिपिबद्ध करना होगा। क्या होगा इसमें, क्या होगा, हर एक हमें जो भी वह साक्षी कह रहा है उसको हमें लिपिबद्ध करना होगा, अलग अलग लिखना होगा, शब्द लिखना होगा, जैसे वह बोल रहा है उसी प्रकार लिखना होगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ जोड़ दें उसमें, उसको हम सलाह दे सकते हैं। धारा 161 क्या कहती है, धारा 161 क्या कहती है, पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। धारा 164 क्या कहती है, संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। अच्छा, कौन अभिलिखित करेगा इसमें, क्या मजिस्ट्रेट जो है स्वयं अपने हाथों से लिखेगा। इसमें क्या है, जैसे कोई भी रेप पीड़ित महिला आती है और वह अपना बयान दर्ज करवाने आती है, तो क्या मजिस्ट्रेट को स्वयं अपने हाथों से लिखनी पड़ेगी, यह उसका कर्तव्य ही है। अभिलिखित कौन करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिखे जाएंगे। जो अभियुक्त ने बयान दिए हैं सेम टू सेम वह लिखे जाएंगे। वह इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी किसी भी माध्यम से की जा सकती है। बयान क्या, किसी भी माध्यम से रिकॉर्ड या लिखित किए जा सकते हैं। कोई पीड़ित महिला हो, चोरी की, डकैती की, लूट की हो, जो भी अभियुक्त जो भी बयान देगा वो लिपिबद्ध किए जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कलमबद्ध। क्या कहते हैं इसको, देसी भाषा में कलमबद्ध की रिपोर्ट। धारा 164 कलमबद्ध, धारा 164 कहते हैं अभियुक्त का बयान दर्ज करना। क्या कहते हैं, बयान दर्ज करना। क्या कहते हैं, बयान दर्ज करना। धारा 167, अब क्या है, धारा 167 167 रिमांड। क्या है, रिमांड। क्या है, रिमांड पर लेना। जो रिमांड कहते हैं धारा 167 कहते हैं, यही वो रिमांड है जो ली जाती है थानों में भैया। धारा 167 रिमांड में लेना। यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं होने पर प्रक्रिया 15 दिन से अधिक नहीं होगी। यदि तुम्हारा 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हुआ है तो तुम 15 दिन की अधिक रिमांड लेके आ सकते हो। कितने दिन की, 15 दिन की रिमांड मंजूर हो जाती है और उसको हम लेके आ सकते हैं पूछताछ के लिए। धारा 167 में क्या है, रिमांड करना। क्या है, धारा 167 में रिमांड करना। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट कालावधि को बढ़ा देगा। एक बार में कितने दिन बढ़ेगी, 15 दिन बढ़ेगी। 10 वर्ष से या उससे अधिक की जो अवधि के जो कारावास से दंडनीय मामले होते हैं उनमें क्या 90 दिन के अंदर जो है हमें चार्जशीट पेश करनी होती है। क्या अगर तुमने चार्जशीट जो है पेश नहीं करी तो उसको जमानत मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्या है, धारा 169। क्या है, धारा 169 फाइनल रिपोर्ट। क्या है, फाइनल रिपोर्ट। क्या है, फाइनल रिपोर्ट। धारा 169 क्या है, फाइनल रिपोर्ट, याद रखना। धारा 169 फाइनल रिपोर्ट। धारा 67 में रिमांड पर लेना। धारा 173 173 क्या कहती है, अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। क्या है, धारा 169 क्या है, फाइनल रिपोर्ट। अच्छा, इसमें क्या है, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट बलात्कार संबंधी 2 माह के भीतर पूरा करना होगा।
बलात्कार संबंधी में कौन सी धारा लगती है? 376 का और भी आगे लग सकती हैं। 376 ख, 376 ग क आदि। मेडिकल रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी। अच्छा, अन्वेषण समाप्त हो जाएगा। पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट का ब्यौरा काफ़ी लंबा होगा, उसमें मेडिकल रिपोर्ट भी हमें लगानी होगी। वादी के नाम लिखने पड़ेंगे, प्रतिवादी के नाम लिखने पड़ेंगे, FIR की कॉपी लगेगी, सूचना की जाएगी, उसकी गवाहों के नाम लिखे जाएंगे, परिस्थितियाँ परिचय भी लिखे जाएंगे उनके। धारा 174 आत्महत्या, सुसाइड आदि पर पुलिस की जांच करना और रिपोर्ट देना। क्या है इसमें? क्या है धारा 174 में? क्या है भैया? सुसाइड। क्या है? सुसाइड, आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच करना और रिपोर्ट देना। तो याद रखना भैया, सुसाइड किसमें है? सुसाइड, आत्महत्या की जांच करना और उसकी रिपोर्ट देना 174 में। क्या करेगा भैया? पुलिस जांच कैसे करेगी? रिपोर्ट देगा। वहाँ भारत अधिकारी होगा, उसको तुरंत रिपोर्ट देंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। वहाँ तुरंत जाएंगे और सब के पास जाएंगे, 2 या 2 से अधिक वहाँ पर प्रतिष्ठित कोई भी व्यक्ति होंगे, उनके सामने अन्वेषण होगा और उसका क्या है, उसका फोटो खींचेंगे, दृश्यमान रिपोर्ट तैयार करेंगे, कारणों का पता लगाएंगे कि क्यों इसने सुसाइड किया है। सबको परीक्षण हेतु रिपोर्ट करवाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट भी कहाँ गया? इसकी क्या करवाएंगे? मेडिकल रिपोर्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? मेडिकल रिपोर्ट चिकित्सक भेजेंगे और इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। धारा 174 में क्या है? आत्महत्या की रिपोर्ट बनाएंगे। धारा 176 क्या है? मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। मजिस्ट्रेट, दहेज के मामले, व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है या कोई बलात्कार केस, क्या कारण होंगे? मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। कौन करेगा इसकी जांच? मजिस्ट्रेट क्या करेगा भैया? कोई मृत्यु करके कोई शव भी दफना देता है तो मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है कि वह उस शव को खुदवा सकता है। क्या है? खुदवा सकता है। मजिस्ट्रेट को शव को खुदवा के परीक्षण करवा सकता है, उसका मेडिकल करवा सकता है। धारा 76 क्या होगी? यहीं पर इतनी क्या याद रखना है आपको? मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। कोई भी मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। अच्छा, CRPC से इतना ही आएगा। आगे जुड़े रहने के लिए